पिछले कुछ महीनों से रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव का माहौल है। न्यूज़ में तो ये तक दिखाया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जल्द ही जंग छिड़ सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो खतरा इस बात का है कि रशिया यूक्रेन को पूरी तरीके से इन्वेड कर सकता है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्सेप्ट से तो हम सभी फेमिलियर हैं कि कैसे देश दो अलग अलग हिस्सों में बंट गए थे और एक दूसरे का सामना कर रहे थे। कुछ उसी तरीके की सिचुएशन इस बार भी पैदा हो रही है, यानी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन को अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, वहीं चाइना रशिया को समर्थन दिखा रहा है। अमेरिका सहित कई और देशों ने शंका जताई है कि रशिया यूक्रेन पर हमला कर सकता है, और अगर ऐसी सिचुएशन आई तो वर्ल्ड वॉर 3 ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिचुएशन वॉर तक पहुंचने वाली है। 1991 में यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ और 15 नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज सामने आई। इन कंट्रीज में रशिया सबसे बड़ा देश था और उसकी बाउंड्री से लगता ही था यूक्रेन, और वहीं कहीं से यूरोप भी शुरू हो जाता है। अब ये स्टोरी इन्हीं तीनों के अराउंड रिवॉल्व होती है। बेसिकली रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव साल 2013 में शुरू हुआ। नवंबर 2013 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ और 2014 में उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। विक्टर को रशिया का काफ़ी सपोर्ट था, पर उनके जाने के बाद नई सरकार आई और 1991 में यूएसएसआर डिसोल्यूशन के बाद ये पहली ऐसी बारी थी जब सरकार रशिया के खिलाफ आई हो। इस बात से नाराज़ होकर रशिया ने यूक्रेन के सदर्न एरिया यानी क्रीमिया इलाके पर हमला कर दिया। उस इलाके में कब्जा करते हुए रशिया ने बयान दिया कि क्रीमिया में सबसे ज़्यादा लोग रशियन ओरिजिन के हैं और उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना रशिया की जिम्मेदारी है। क्रीमियन रीजन पर पूरी तरह कंट्रोल करने के बाद रशिया ने एक पब्लिक वोटिंग की और फॉर्मली उस रीजन को अपना पार्ट बना लिया। हालांकि यूक्रेन आज भी क्रीमिया को अपनी टेरिटरी मानता है। इसके बाद हालात और बिगड़ने लगे। लगभग 2 महीने बाद प्रो रशियन सेपरेटिस्ट यानी रशियन समर्थक अलगवादियों ने ईस्टर्न यूरोप के बड़े हिस्से में भी कब्जा कर लिया, जो थे डोनेस्क और लुहांस्क। फिर धीरे धीरे दोनों देशों के बीच टेंशन ग्लोबली रिकॉग्नाइज होने लगी। दोनों देशों के बीच शांति कराने के लिए फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 2015 में यूक्रेन और रशिया के बीच शांति समझौता करवाया। तो आखिर फिर से क्यों बढ़ रहा है ये तनाव? ये कहना मिसकंसेप्शन होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो बढ़ रहा तनाव है वो बॉर्डर टेंशन या लैंड डिस्प्यूट की वजह से हो रहा है। इसके पीछे वजह है नेचुरल गैस, जो रशिया पूरे यूरोप तक भेजता है। रशिया पाइपलाइन के जरिए दूसरे देशों तक गैस पहुंचाता था, और ये पाइपलाइन जिन देशों से होकर गुजरती थी रशिया को उन्हें ट्रांजिट फीस देनी पड़ती थी। यूक्रेन उन्हीं देशों में से एक था। गैसप्रॉम कंपनी की ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती थी, जिसके लिए रशिया को यूक्रेन को हर साल $33 बिलियन ट्रांजिट फीस के तौर पर देने पड़ते थे। साथ ही में पाइपलाइन काफ़ी पुरानी और डैमेज्ड हो चुकी थी। इस वजह से रशिया ने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना यूरोप तक नई गैस पाइपलाइन बिछाई जाए और ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर नहीं गुजरेगी। इवेंचुअली नॉर्ड स्ट्रीम 2 की शुरुआत हुई। रशिया ने बड़े विजन के साथ ये बड़ा मिशन स्टार्ट किया था। प्लान के मुताबिक वेस्टर्न रशिया से नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी तक बाल्टिक सी के रास्ते 1200 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई गई। इसकी कीमत करीब $10 बिलियन है। इस पाइपलाइन के जरिए रशिया अब यूक्रेन को बाईपास कर यूरोप के कई देशों तक गैस सप्लाई कर पाएगा। जर्मनी को नेचुरल गैस की सख्त ज़रूरत है, जिसके लिए उन्होंने रशिया के साथ सस्ते दामों में सौदा किया हुआ है। रशिया जर्मनी का गैस और तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है। साथ ही में पूरे यूरोप तक रशिया के द्वारा गैस पहुंचाई जाती है। रिपोर्ट्स के हिसाब से अब नई गैस पाइपलाइन के जरिए रशिया जर्मनी को हर साल 55 क्यूबिक मीटर गैस प्रोवाइड करेगा। नई गैस पाइपलाइन पूरी तरीके से बनके तैयार है। अब बस यूरोपियन रेगुलेटर्स की मंजूरी का इंतजार है। अब तक जो ट्रांजिट फीस के रूप में पैसे मिलते थे उन्हें खोता देख जाहिर सी बात है यूक्रेन की नाराज़गी। यूक्रेन के हिसाब से रशिया ने जानबूझकर उन्हें बाईपास किया है ताकि आर्थिक रूप से उन्हें कमज़ोर कर सकें। इसीलिए वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 का विरोध कर रहे हैं। रशिया और अमेरिका हमेशा से ही राइवल्स रहे हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में भी दोनों के बीच हमेशा से ही कंपटीशन रहा है।
इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज से अलाइज बनाने की कोशिश कर रहा है, इंक्लूडिंग अमेरिका। और अमेरिका भी पूरी तरीके से यूक्रेन को अपना सपोर्ट दिखा रहा है। मेंबर ना होने के बाद भी यूक्रेन के नाटो के साथ अच्छे संबंध हैं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये लगभग 30 कंट्रीज के बीच साइन हुई एक ट्रीटी है, जिसके हिसाब से अगर एक कंट्री भी वॉर सिचुएशन में शामिल होती है तो उसके साथ बाकी कंट्रीज को भी शामिल होना पड़ेगा। नाटो में यूके, फ्रांस और यूएस जैसे देश शामिल हैं। जहां एक और यूक्रेन के सपोर्ट में अमेरिका के साथ अब नाटो भी खड़ा है, वहीं जर्मनी का स्टैंड अभी तक अनक्लियर है। अगर कंट्रीज के बीच हालात बिगड़े और वॉर सिचुएशन पैदा हुई तो जर्मनी को अपने सबसे बड़े डीलर रशिया के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। जानते हैं अब इंडिया का क्या स्टैंड है इस सिचुएशन में। हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया यूक्रेन बॉर्डर टेंशन के मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए वोटिंग की गई। इंडिया ने इस मीटिंग में किसी का भी सपोर्ट नहीं किया और न्यूट्रल रहने का फैसला किया। इंडिया और रशिया के आंतरिक संबंध काफ़ी हद तक अच्छे हैं, पर अगर इस बैठक में इंडिया रशिया का सपोर्ट दिखाता तो अमेरिका के साथ कई वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस खराब हो सकते थे। वहीं अगर भारत यूक्रेन का सपोर्ट करता तो रशिया के साथ रिश्तों पर गंभीर असर पड़ सकता था। इसीलिए बीच का रास्ता चूज करते हुए इंडिया ने इस वोटिंग से दूरी बना ली। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब शायद ही देशों में वॉर की सिचुएशन पैदा होगी, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कई देशों को तबाह करने की ताकत रखता है। हम उम्मीद करते हैं कि इतने सालों से चल रही ये कॉन्फ्लिक्ट जल्द ही ख़त्म होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।